ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस साजिश की कहानी है जिसने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में चली गोलियां, नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, फर्जी पहचान और फिर एक छोटी सी गलती, वही गलती जिसने शूटरों को पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आखिर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी इंसान को मौत के घाट क्यों उतारा गया? किसने रची ये पूरी साजिश और कैसे एक ऑनलाइन पेमेंट ने पूरा राज खोल कर रख दिया? आइए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को शुरू से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही राज्य का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। करीब 15 साल तक सत्ता पर कब्जा रखने वाली पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगा और अचानक राजनीतिक समीकरण बदल गए। पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल बनने लगा। लेकिन इन्हीं घटनाओं के बीच एक ऐसी हत्या हुई जिसने सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, वे व्यक्ति था चंद्रनाथ रथ, जो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए थे। 6 मई 2026 की रात करीब 10:15 का समय था। उत्तर 24 परगना जिले के दोहरिया इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में कुल 3 लोग बैठे थे। एक ड्राइवर था, उसके बगल वाली सीट पर चंद्रनाथ रथ खुद बैठे थे और पीछे की सीट पर एक और व्यक्ति मौजूद था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही स्कॉर्पियो दोहरिया मोड़ के पास पहुंची तभी सामने से अचानक एक कार आकर बीच सड़क पर रुक गई और अगले ही पल जो हुआ उसने सबको दहला दिया। एक बाइक तेज रफ्तार में वहां आकर रुकती है। बाइक सवार सीधे ड्राइवर की तरफ वाले हिस्से के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। किसी को संभालने का यहाँ पे मौका तक नहीं मिलता और अचानक हमलावरों ने आधुनिक हथियार निकाले और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। स्कॉर्पियो के अंदर बैठे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड में चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट में 3-3 गोलियां जा चुकी थी। 2 गोलियां उनके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल जाती है, वहीं 1-2 गोलियां ड्राइवर को भी लग जाती है। पीछे बैठा व्यक्ति किसी तरह नीचे झुक गया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। जब लोगों ने गाड़ी के अंदर का मंजर देखा तो हर कोई सुन रह गया। ड्राइवर जो था वो दर्द से तड़प रहा था और जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। चंद्रनाथ रथ खून से लथपथ पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें थम चुकी है। पीछे बैठा व्यक्ति लगातार रो रहा था, चिल्ला रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर थी और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है, पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया। चंद्रनाथ रथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी और करीब 20 साल तक वो देश की सेवा भी कर चुके थे और बाद में उन्होंने वीआरएस लिया और साल 2021 में राजनीति से जुड़ गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से हुई और फिर वे उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी जहां भी जाते, चंद्रनाथ रथ उनकी परछाई की तरह साथ रहते थे। जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब भी चंद्रनाथ रथ उनके साथ मजबूती से खड़े थे। चुनावी रणनीति से लेकर संगठन तक हर काम में उनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। यही वजह थी कि उनकी हत्या को केवल एक क्राइम नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक मर्डर माने जाने लगा। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी और सीआईडी की टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास एक कार मिली, लेकिन जब उस कार के इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि सब कुछ फर्जी था। गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट भी नकली थी। यही नहीं, घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर एक बाइक भी लवारिस हालत में मिलती है, जिसे इस हमले में इस्तेमाल किया गया था। उसके नंबर भी फर्जी निकलते हैं। इससे साफ हो गया था कि हत्यारों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया था और अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की थी। पूरे देश की मीडिया इस मामले पर नजर बनाए हुए थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मुख्यमंत्री के इतने करीबी व्यक्ति की हत्या किसने और क्यों की। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके थे। एक तरफ बीजेपी के नेता टीएमसी पर निशाना साध रहे थे तो दूसरी तरफ टीएमसी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही थी। लेकिन एसआईटी और सीआईडी बिना किसी दबाव के लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है।
फुटेज में दिखाई दिया कि वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर जो थे वो पहले बाइक से भागे और फिर थोड़ी दूर पर जाकर लाल रंग की एक कार में बैठ जाते हैं। ये कार जब बाली टोल प्लाजा के पास पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस की दिशा बदल कर रख दी। टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने देखा कि कार पर लगा नंबर संदिग्ध लग रहा है और उसमें फास्ट टैग भी नहीं लगा हुआ था। नियम के मुताबिक बिना फास्ट टैग की गाड़ी को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। टोल कर्मचारियों ने गाड़ी सवार लोगों से कहा कि या तो ऑनलाइन पेमेंट करें या फास्ट टैग से भुगतान करें। पहले उन्होंने कैश देने की कोशिश की, लेकिन टोल पर कैश स्वीकार नहीं किया जा रहा था। आखिरकार गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने यह कहा कि वे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। बस यही वो गलती थी जिसने कथित आरोपियों तक पुलिस को पहुंचा दिया। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट हुआ, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पता, आधार और पैन कार्ड जैसी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज हो गई। यही डिजिटल रिकॉर्ड बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। एसआईटी और सीआईडी की टीम जब जांच करते करते बाली टोल प्लाजा तक पहुंची तो वहां मौजूद डिजिटल रिकॉर्ड्स ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले व्यक्ति की पहचान मयंक राज मिश्रा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मयंक राज मिश्रा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालनी शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और नाम सामने आया, बिक्की मौर्य। बताया गया कि बिक्की मौर्य का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और ये पहले भी कई मामलों में पुलिस के रडार पर रह चुके थे। पुलिस ने दोनों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और आपसी संपर्क की जानकारी जुटाई जाने लगी। इसी दौरान जांच में एक तीसरा नाम भी सामने आता है, राज सिंह। जैसे ही राज सिंह के बारे में पुख्ता जानकारी मिली, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों को पता चला कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अयोध्या से लौट रहा है। पुलिस पहले से ही उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। जैसे ही टीम को सही सूचना मिली, तुरंत घेराबंदी कर दी गई और राज सिंह को हिरासत में ले लिया गया। उसके साथ मौजूद परिवारों के लोगों और दोस्तों से भी पूछताछ की गई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस राज सिंह को सीधे कोलकाता लेकर चली गई, जहां भवानी भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में उससे लगातार पूछताछ की जाने लगी। इधर मयंक राज मिश्रा और बिक्की मौर्य को भी हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 13 दिन की रिमांड पर भेज दिया ताकि एसआईटी और सीआईडी उनसे गहराई से पूछताछ कर सके। अब पूरा देश इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर रखे हुए था। सवाल यही था कि आखिर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति की हत्या के पीछे असली मकसद क्या था? क्या ये राजनीतिक दुश्मनी थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी या फिर मामला किसी और वजह से यहाँ पे जुड़ा हुआ था? लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब राज सिंह की मां जामवंती सिंह मीडिया के सामने आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने बेटे को निर्दोष बताया। जामवंती सिंह ने कहा कि उनका बेटा कभी कोलकाता गया ही नहीं है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 7 मई को राज सिंह लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसके बाद 8 मई को वे किछौछा शरीफ गया हुआ था और 9 मई को अपने मां और दोस्तों के साथ अयोध्या में पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि वापसी के दौरान जब वे लोग इस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे, तभी पुलिस ने अचानक घेराबंदी कर उसके बेटे को पकड़ लिया। राज सिंह की मां लगातार ये कहती रही कि उनके बेटे का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उनका आरोप था कि पुलिस को गलतफहमी हुई है और बिना पुख्ता सबूत के उनके बेटे को इस हाई प्रोफाइल केस में फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने साफ कहा कि जांच अभी जारी है और हर पहलू की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए थे जो इन तीनों आरोपियों को एक केस से जोड़ रहे थे, लेकिन अंतिम जांच सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकता था। इस बीच ये दावा भी सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड में कुल 8 लोग शामिल हो सकते हैं, यानी जो 3 लोग पकड़े गए थे वे सिर्फ एक हिस्सा थे और पर्दे के पीछे कुछ और भी चेहरे मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि आखिर इन लोगों को किसने भेजा, किसने फंडिंग की और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन था। क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था उससे साफ लग रहा था कि सब कुछ बेहद प्रोफेशनल तरीके से प्लान किया गया था। नकली नंबर प्लेट, फर्जी दस्तावेज, अलग अलग गाड़ियां और भागने के लिए पहले से तैयार रूट, ये सब किसी सामान्य अपराधी के बस की बात नहीं लग रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी साजिश रचने वाले लोग आखिर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। अगर टोल प्लाजा पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया जाता तो शायद जांच एजेंसियों के लिए अपराधियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन डिजिटल पेमेंट ने वो काम कर दिया जो तमाम फर्जी नंबर प्लेट और नकली पहचान छुपा रही थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये घटना बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक मानी जा रही थी,
चंद्रनाथ रथ सिर्फ उनके पीए नहीं थे, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। ऐसे में उनकी हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस अब इस केस की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। एसआईटी और सीआईडी की टीमें लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर कर बैठता है और वही गलती उनके पकड़े जाने की वजह बनती है। इस केस में भी कथित आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी और टोल ने आखिरकार उन्हें पुलिस तक पहुंचा दिया। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में इस केस से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति की इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ये मामला लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।